हेलो एवरीवन, वेलकम टू फैदम एकेडमी। आई एम मोहम्मद सादिक। लास्ट टाइम हम लोग IIT JEE एडवांस 2022 का पेपर डिस्कस कर रहे थे। आज उसी को कंटिन्यू करते हैं। हम लोग फिजिक्स का पेपर 1 डिस्कस कर रहे थे। उसका सेक्शन 1 अभी तक हमने डिस्कस किया था, विच वाज न्यूमेरिकल वैल्यूड आंसर टाइप क्वेश्चन था। उसमें 6 तक क्वेश्चन किए थे हमने। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है। Consider an LC circuit with inductance 0.1 Henry and capacitance 10 raised to the power minus 3 Farad kept on a plane. The area of the circuit is 1 meter square. It is placed in a constant magnetic field of strength B naught, which is perpendicular to the plane of the circuit. At t is equal to 0, the magnetic field strength starts increasing linearly as B is equal to B naught plus beta t, where beta is equal to 0.04 Tesla per second. The maximum magnitude of the current in the circuit in milliampere is. ये हमें कैलकुलेट करना है। इस तरह से एक LC सर्किट दे रखा है और ये जो LC सर्किट का प्लेन है उसके परपेंडिकुलर से इनटू द प्लेन मैग्नेटिक फील्ड है। इनिशियली मैग्नेटिक फील्ड ये कांस्टेंट है B नॉट, लेकिन t इज इक्वल टू 0 पर ये टाइम के साथ वेरी कर रही है। अब इस सर्किट में जो मैक्सिमम करंट है वो हमें कैसे पता करना है ना। मैग्नेटिक फील्ड जब वेरी करेगी तो इस सर्किट में एक EMF इंड्यूस होगा। इस सर्किट से एसोसिएटेड जो फ्लक्स होगा वो चेंज होगा एंड देन उसकी वजह से इस सर्किट में एक EMF इंड्यूस होगा। ओके, सो लेट अस फर्स्ट कैलकुलेट कि वो EMF कैसा होगा। नाउ यहां पर फ्लक्स क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। एरिया कांस्टेंट है, हमें सिर्फ EMF का मैग्नीट्यूड चाहिए। माइनस साइन ड्रॉप करके कैलकुलेट करते हैं। एरिया कांस्टेंट है, सो चेंज इन फ्लक्स विल बी A dB over dt। नाउ B को अगर हम डिफरेंशिएट करें, दिस इज कांस्टेंट एंड T का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। सो वी आर लेफ्ट जस्ट विद बीटा। सो बीटा A और A की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी 1 मीटर स्क्वायर। सो जो EMF इंड्यूस हो रहा है उसकी वैल्यू है बीटा, विच इज अ कांस्टेंट। दैट मीन्स कि इसमें जो EMF इंड्यूस होगा वो एक कांस्टेंट EMF है और कांस्टेंट EMF है, इसका मतलब हम ये ले सकते हैं कि इस सर्किट में एक DC सोर्स लगा हुआ है, ओके, ऑफ कांस्टेंट वोल्टेज बीटा। अब ये DC सोर्स किधर हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ इंक्रीज कर रही है और हमने इनटू द प्लेन ले रखा है, सो फ्लक्स इंक्रीज करेगा। लेंसेज लॉ के अकॉर्डिंग जो इंड्यूस्ड करंट होगी वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, ठीक। आई मीन उसकी जो फील्ड होगी वो इसके ऑपोजिट होगी। उसकी वजह से एंटी क्लॉकवाइज करंट होनी चाहिए। नाउ एंटी क्लॉकवाइज करंट अगर है, सो वी कैन अस्यूम कि यहाँ पर हमारा जो EMF का सोर्स है, DC सोर्स है, वो इस तरह से है। कहीं पर भी दिखा सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज वो करंट सप्लाई कर रहा है। ओके, अब इस तरह के सर्किट में मैक्सिमम करंट कितनी होगी वो हमें कैलकुलेट करना है। वी कैन सी कैपेसिटर भी है, इंडक्टर भी है। एक बार जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा तो फिर से वो डिस्चार्ज होगा यहाँ पर, तो उस तरह उसकी वजह से उस पर चार्ज वेरी करेगा एंड देन जो सर्किट पे करंट होगी वो भी वेरी करेगी। अब यहाँ पर हम एनर्जी कंसिडरेशन लगा सकते हैं कि जो EMF सोर्स है वो जितनी एनर्जी सप्लाई करेगा वो कैपेसिटर और जो इंडक्टर है वो कंज्यूम करेंगे। अब यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि जिस टाइम पर हमसे जो मैक्सिमम करंट पूछी जा रही है या जिस टाइम पर इसके अक्रॉस वोल्टेज 0 है, उस टाइम पर इसका सारा वोल्टेज इस पर ड्रॉप होगा। दैट मीन्स जो एनर्जी है वो सारी की सारी कैपेसिटर पर होगी। सॉरी, इस पर वोल्टेज ड्रॉप है तो इसका सारा वोल्टेज इस पर ड्रॉप होगा। वहां से हम इस पर चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। चार्ज जो कैपेसिटर पर होगा, मैक्सिमम चार्ज, वो कितना होगा, दैट इज इक्वल टू CV और V की जगह हम लिखेंगे क्या, बीटा, ठीक। इसका मतलब कि अगर वोल्टेज इस पर ड्रॉप हो रहा है 0 और मैक्सिमम इस पर है, तो फिर जो सोर्स लगा हुआ है उसने कितनी एनर्जी सप्लाई की है, इतना चार्ज सप्लाई किया है और सोर्स का अपना वोल्टेज बीटा है। एनर्जी सप्लाइड बाय द सोर्स विल बी बीटा इनटू C बीटा, ये हो जाएगा। दैट मीन्स C बीटा स्क्वायर। ये है एनर्जी सप्लाइड बाय द सोर्स विच विल रिमेन कांस्टेंट। ये हम अस्यूम करके चलेंगे, यहाँ पर रेडिएशन वाला इफेक्ट नहीं कंसीडर करेंगे। ये है। अब
ये जो एनर्जी है वो किसी भी टाइम पर हम कैलकुलेट करें, सो दोनों पर जो एनर्जी कंजम्पशन का सम आना चाहिए वो इसके बराबर आना चाहिए। सो सपोज किसी टाइम पर हम लिख रहे हैं कैपेसिटर पर जो एनर्जी है वो हम लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर बाई सी, प्लस इंडक्टर के पास जो एनर्जी है दैट कैन बी रिटन एज हाफ एल आई स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू नथिंग बट सी बीटा स्क्वायर। ओके, ये हो जाएगा। अब हमें मैक्सिमम करंट कैलकुलेट करना है। नाउ अगेन, जिस टाइम पर करंट मैक्सिमम है मोमेंटरीली उसका वेरिएशन जीरो है। अगर करंट का वेरिएशन जीरो हो रहा है तो फिर उस टाइम पर ये जो इंडक्टर है इस पर वोल्टेज ड्रॉप भी जीरो होगा। अगर वोल्टेज ड्रॉप, करंट जब हम मैक्सिमम लेंगे, यहां पर ये करंट हम जब मैक्सिमम लेंगे उस टाइम पर इस पर वोल्टेज ड्रॉप जीरो है एंड वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड कि उस टाइम पर कैपेसिटर पर चार्ज कितना होगा। ठीक, सो फॉर करंट बीइंग मैक्सिमम दिस Q विल बी इक्वल टू C बीटा, उसका स्क्वायर करेंगे C स्क्वायर बीटा स्क्वायर अपॉन C प्लस हाफ L I मैक्स स्क्वायर इज इक्वल टू C बीटा स्क्वायर। ओके, सो यहां से ये एक C कैंसिल हो गया, सो वी आर लेफ्ट विथ, अब एक काम करते हैं, इस 2 को कॉमन लेके उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो C बीटा स्क्वायर प्लस एल आई मैक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स C बीटा स्क्वायर, ये हो जाएगा। ओके, एंड देन हमें मैक्सिमम करंट चाहिए, सो I मैक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको अगर हम इधर लेकर आए, सो दिस इज 2C बीटा स्क्वायर माइनस C बीटा स्क्वायर विच इज सिंपली C बीटा स्क्वायर एंड देन अपॉन L हो जाएगा। Okay, so I max will be equal to under root C बीटा स्क्वायर अपॉन L, ये हो जाएगा। अब इसके आगे यहाँ से बीटा अगर हम स्क्वायर रूट से बाहर ले लें, so under root C by L हो जाएगा। Now we can put the values. Beta is 0.04 and then under root C which is 10 to the power minus 3 and L which is 10 to the power minus 1, this is 0.1 Henry। और ये ऊपर जाएगा तो पावर -2 बचेगी और उसको अगर हम स्क्वायर रूट से बाहर लेंगे दैट वुड बी 10 to the power -1, ठीक, सॉरी -1। सो ओवरऑल वी कैन राइट 4 into 10 to the power -3। ये है मैक्सिमम करंट की वैल्यू इस सर्किट में। ये एम्पियर में है, सो अगर हम मिली एम्पियर में लिखेंगे दैट वुड बी 4 मिली एम्पियर। सो दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो प्रोजेक्टाइल से है। A projectile is fired from horizontal ground with speed v and projection angle theta. When the acceleration due to gravity is small g, the range of the projectile is small d. If at the highest point in its trajectory, the projectile enters a different region where the effective acceleration due to gravity is g upon 0.81, then the new range is d dash which is equal to nd. सो यहाँ पर हमें n की वैल्यू कैलकुलेट करना है। ओके, सो ये एक टिपिकल प्रोजेक्टाइल है, यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है और इस केस में इसकी जो रेंज है वो स्मॉल d है एंड इन सम अदर सिनेरियो, दूसरे केस में v प्रोजेक्शन स्पीड है, एंगल वही थीटा है, लेकिन हाईएस्ट पॉइंट के बाद से ग्रेविटेशनल फील्ड वेरी कर रही है, उसकी वजह से एक्सेलरेशन g अपॉन 0.81 आ रहा है। अब इस केस में जो रेंज आएगी उससे रिलेटेड ये हमें रिलेशन दिया हुआ है जहां पर n की वैल्यू निकालना है। ओके, सो इस वाले केस में कह रहे हैं कि जो रेंज है वो d डैश है और प्रीवियस वाले केस में d है, सो इनके बीच में वी हैव टू एस्टैब्लिश अ रिलेशन। ओके, अब यहां पर हम क्या कर सकते हैं, यहां पर जो भी है, जो एक्सेलरेशन है वो वर्टिकल में ही है, उसकी सिर्फ वैल्यू चेंज हो रही है। दैट मीन्स कि द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विल स्टिल रिमेन द सेम। सो हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने पर भी जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो v cos थीटा है। तो यहां तक अब दो चीजें हम कॉमन ले सकते हैं, यहां तक जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो इस वाली रेंज की आधी होगी बिकॉज एक्सेलरेशन इस पार्ट में g है। दूसरी चीज, यहां पर जो वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट है v sin थीटा, वही सेम यहां पर भी है v sin थीटा। सो उसकी वजह से जितनी हाइट यहां पर अचीव किया था प्रोजेक्टाइल ने, वही सेम हाइट वो यहां पर भी अचीव करेगा। ओके, एंड दैट हाइट कैन बी रिटन एज v स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब उसके बाद आगे का जो ये जो पार्ट है उसमें वो कितनी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको यहां से h हाइट नीचे आने में
कितना टाइम लगेगा इनटू दैट कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। ठीक, सो स्पीड जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगी दैट इज स्पीड इनटू जो भी टाइम लगेगा यहां से यहां तक का आने का। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड कि उसको ग्राउंड तक आने में कितना टाइम लग रहा है। अब ये फ्री फॉल का केस है और फ्री फॉल के केस में u अगर 0 है तो h हाइट नीचे आने में जो टाइम लगता है दैट इज सिंपली 2h अपॉन g, ये हो जाएगा। सो इस केस में, हमारे केस में टाइम हम कैसे लिखेंगे, अंडर रूट 2h, h की वैल्यू यहां लिखी हुई है v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक, ये वाला g हम यहां पर यूज करेंगे 2g। ये तो h की बात हो गई। नाउ जो एक्सेलरेशन हमें यूज करना है आगे के जिसके लिए हम टाइम कैलकुलेट कर रहे हैं आगे के रीजन के लिए, उसकी वैल्यू हमें क्या दे रखा है, g अपॉन 0.81, ये हमें वैल्यू दे रखा है। ठीक, सो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें सो 2 और 2 यहां से ये कैंसिल हो गया एंड v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन g स्क्वायर हो जाएगा। सो इसको अगर हम बाहर ले लें तो ये हो जाएगा v एंड देन साइन थीटा अपॉन g and under root 0.81 is nothing but 0.9, ये हो जाएगा। So ये हमने कैलकुलेट कर लिया उसको जो यहाँ से आगे तक का टाइम लगेगा। Now we can calculate ये आगे तक की जो रेंज होगी d1 जो हमने लिख रखा है उसकी वैल्यू क्या होगी, that will be simply v cos theta into time. So v cos theta into time which is v sin theta upon g into 0.9. ओके, नाउ यहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा का ये कॉम्बिनेशन बन रहा है। सो इसको हम 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें दैट वुड बिकम v स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा वुड बी साइन 2 थीटा अपॉन 2 एंड देन दिस g एंड देन 0.9। ओके, सो v स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g इज नथिंग बट द रेंज इन दिस केस। सो यहाँ पर जो d है उसको हम लिख सकते हैं v स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g। So we can use here this is d by 2 into 0.9। ये है प्रोजेक्टाइल जो दूसरे फील्ड में दूसरे रीजन में एंटर कर रहा उसमें रेंज हो जाएगी। सो टोटल रेंज इस केस में क्या होगी, जो क्वेश्चन में d डैश दे रखा है तो d डैश विल बी इक्वल टू d by 2 plus this value which is d by 2 into 0.9. So if we find common ले लेंगे d by 2, so this is 1 plus 0.9 which is 1.9 and then 1.9 upon 2 will be 0.95 into d, ये हो जाएगा। एंड क्वेश्चन में दे रखा है कि d dash is equal to nd, so certainly n is equal to 0.95, ये इसका न्यूमेरिकल आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सेक्शन 2 है, 24 मार्क्स का ये पूरा सेक्शन है और इसमें टोटल 6 क्वेश्चन है। मोर देन वन करेक्ट आंसर टाइप ये क्वेश्चन है और इसमें पार्शियल मार्किंग भी है विच इज़ अ गुड थिंग एंड नेगेटिव मार्किंग जो है वो थोड़ी सी हायर है, -2 है और +4 फुल मार्क्स पर है। सो लेट अस सी, जो अगला क्वेश्चन हमारा है वो कैपेसिटर बैटरी कॉम्बिनेशन पर है। क्या दिया हुआ है, अ मीडियम हैविंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K which is greater than 1 fills the space between the plates of a parallel plate capacitor. The plates have large area and the distance between them is a small d. The capacitor is connected to a battery of voltage V as shown in the figure. Now both the plates are moved by a distance of d by 2 from their original positions as shown in figure. So in the process of going from configuration depicted in figure 1 to that in figure B, which of the following statements are correct? ठीक, so initially इस तरह से ये plates है और उसके बीच में कैपेसिटर जो है वो उसके स्पेस को completely fill कर रहा है and then इन दोनों plates को हमने एक दूसरे से दूर कर दिया। इनिशियली ये प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस जो है वो d है, अब दोनों प्लेट्स को हमने d by 2 डिस्टेंस शिफ्ट कर दिया एंड जो सोर्स है वो सेम अभी भी वही लगा हुआ है, V वोल्टेज है उसका एंड कैपेसिटर जो है वो वैसे ही है, प्लेट्स की डिस्टेंस हमने बढ़ा दी। तो ये जो कैपेसिटर का ब्लॉक है उसकी जो थिकनेस है वो अभी d है और ये जो सेपरेशन है इस प्लेट की को हमने शिफ्ट किया d by 2 एंड देन दिस प्लेट हैज आल्सो बीन शिफ्टेड बाय d by 2।
ठीक, अब इस प्रोसेस में जो स्टेटमेंट्स हमें दिए हुए हैं उसको चेक करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट सेज कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज रिड्यूस्ड बाय अ फैक्टर ऑफ 2k। ठीक, सो इस कॉन्फ़िगरेशन में डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी उससे कितनी चेंज होगी ये हमें कैलकुलेट करना है। सो यहां पर हम बहुत आसानी से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। ये पोटेंशियल डिफरेंस है और यहां पर ये जो भी मीडियम है यूनिफॉर्म मीडियम है। सो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी लेट अस से दैट इज ई नॉट, उसको हम क्या लिख सकते हैं, V बाई डी लिख सकते हैं। ठीक, या फिर यहां से वोल्टेज लिखना हो दैट कैन बी रिटन एज ई नॉट इंटू डी, ये हो जाएगा। एंड यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, सपोज इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो E है, देन सर्टेनली डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो K टाइम्स कम होगी। सो यहां पर अगर हम E ले रहे हैं तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E नॉट बाई K है। अब इस प्लेट और इस प्लेट के बीच में जो टोटल वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस है वो हम कैसे लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी बाई टू एंड अगेन डी बाई टू। इन दोनों स्पेस में जो वोल्टेज होगा दैट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी बाई टू एंड अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी बाई टू, दैट वुड बिकम E इंटू डी। एंड देन डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम्स कम है और डिस्टेंस D है, तो ये डाइलेक्ट्रिक के अंदर वोल्टेज हो जाएगा। अब ये दोनों वोल्टेजेस किसके इक्वल होने चाहिए, जो सोर्स हमने लगा रखा है उसके इक्वल होनी चाहिए। एंड V की वैल्यू हमने यहाँ पे कैलकुलेट की है E नॉट इंटू डी। सो इसको हम यहाँ से E इंटू डी अगर हम कॉमन करें, so we are left with 1 plus 1 upon k is equal to V, which is E naught into D. Okay, so D ये दोनों तरफ से कैंसिल हो गया। So this is the electric field इस रीजन में, यहाँ पर जो कैपेसिटर उससे डाइलेक्ट्रिक से बाहर वैक्यूम है यहाँ पर। So ये वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वो है E naught अपॉन, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें so ये हो जाएगा k प्लस 1 अपॉन के, उसको हम यहां लिख सकते हैं। सो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इस वैक्यूम में। अब हमसे पूछ रहा है डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड। सो डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ये जो भी है उसका 1 अपॉन के टाइम्स हो जाएगी। सो डाइलेक्ट्रिक के अंदर से E डैश है उसको हम कैसे डिवाइड करेंगे, सो दिस वैल्यू वुड बी E नॉट अपॉन के प्लस 1। एंड स्टेटमेंट हमसे कह रहा है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है डाइलेक्ट्रिक के अंदर वो यहां पर जो फील्ड थी E नॉट उससे 2k फैक्टर टाइम्स कम हो जा रही है, which is not the case। यहाँ पर जो फैक्टर आ रहा है जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो रही है that is 1 upon k plus 1। सो ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट नहीं है। दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, the capacitance is decreased by a factor of 1 upon k plus 1। so we can calculate वहां पर जो कैपेसिटेंस है इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन में उसको हम लिख सकते हैं k टाइम्स एप्सिलॉन नॉट a by d। एंड फाइनल कॉन्फ़िगरेशन में हम कैपेसिटेंस कैसे लिख सकते हैं, अब यहाँ पर हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे एप्सिलॉन नॉट a इंटू डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ठीक, पार्शियली फिल्ड कैपेसिटर वाला। सो दिस बिकम्स E नॉट इंटू a अपॉन डी। अब यहाँ पर टोटल सेपरेशन प्लेट्स की 2d है, उसमें से हम d माइनस करें सो यहाँ पर d बचेगा प्लस जो थिकनेस है विच इज d अपॉन के, d अपॉन के। सो इसको हम सिंप्लीफाई करें, d अगर हम कॉमन कर लें सो एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d एंड देन यहाँ पे क्या बचेगा k प्लस 1 एंड देन अपॉन k, वो यहाँ आ जाएगा। सो इसमें इतना पार्ट जो आ रहा है ये ओरिजिनल कैपेसिटेंस है एंड देन 1 अपॉन C नॉट अपॉन k प्लस 1। सो क्लियरली जो कैपेसिटेंस है फाइनल कॉन्फ़िगरेशन में वो ओरिजिनल से k प्लस 1 टाइम्स कम हो जा रही है। सो यहाँ पर ये आंसर सही हो जाएगा कि द कैपेसिटेंस इज डिक्रीज्ड बाय अ फैक्टर 1 अपॉन k प्लस 1। सो आंसर बी इज करेक्ट। थर्ड आंसर जो है सी ऑप्शन दैट सेज द वोल्टेज बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स इज इंक्रीज्ड बाय अ फैक्टर k प्लस 1, व्हिच इज नॉट द केस। यहाँ पर जो सोर्स है वो सेम वोल्टेज इनिशियल या फाइनल कॉन्फ़िगरेशन में सेम वोल्टेज मेंटेन करेगा। सो वोल्टेज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। And then the final option D, which says the work done in the process does not depend on the presence of dielectric material। Let us calculate, यहाँ पर हम work done calculate कर सकते हैं, उसको हम इसमें एनर्जी में चेंज कितना आ रहा है उससे कैलकुलेट कर सकते हैं। इनिशियली जो एनर्जी है दैट इज हाफ C नॉट V स्क्वायर एंड फाइनल जो एनर्जी है दैट इज हाफ, फाइनल जो कैपेसिटेंस है वो है C नॉट अपॉन k प्लस 1
into same V square. Okay, so work done will be equal to external work done U initial minus U final. So U initial minus U final, इसमें से अगर हम सब्ट्रैक्ट करें so हम हाफ C नॉट V स्क्वायर इसको कॉमन ले सकते हैं, एंड देन हमारे पास बचेगा 1 माइनस 1 अपॉन K प्लस 1, ये हो जाएगा. So this is half C naught V square, and then this is K plus 1 minus 1, which is just K upon K plus 1. ठीक, एंड यहाँ पर अगर हम C नॉट में जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसका भी K यूज करें तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर भी एक K आएगा. सो दिस इज ये हमने लिख रखा है यहाँ पर C नॉट K एप्सिलॉन नॉट A बाई D लिख रखा है. सो यहाँ पर भी K आएगा. तो जो भी है फाइनल जो हमारा आंसर आ रहा है उसमें K अपीयर हो रहा है. K जो है एब्सेंट नहीं है, K से इंडिपेंडेंट नहीं है वर्क डन. सो दिस आंसर इज इनकरेक्ट. ये जो स्टेटमेंट है, the work done does depend on the presence of the dielectric material between the plates of the capacitor. So इस हिसाब से इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन बी है वही एक सिंगल आंसर करेक्ट होगा, बाकी सारे आंसर्स इनकरेक्ट हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो सर्किट पर क्वेश्चन है. द फिगर शोज अ सर्किट हैविंग 8 रेजिस्टेंसेस of 1 ohm each labeled R1 to R8 and 2 ideal batteries with voltages 12 volt and 6 volt. तो which of the following statements is are correct? तो यहाँ पर ये सारे रेजिस्टर्स जो दे रखे हैं सबकी वैल्यू 1 ओम है और 2 बैटरी लगी हुई है, एक ये 12 की है और ये 6 की है, एंड देन इसमें से R1, R2, R3 और R5 इसमें जो करंट की वैल्यू होगी वो हमें चेक करना होगा. ओके, अब इसको अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें ये जो सर्किट है उसमें सिमेट्री हमें दिखाई देगी. यहाँ पर जो वोल्टेज है दिस इज 12 वोल्ट और ये वाला वोल्टेज जो है ये 6 वोल्ट है. ओके, सो अगर यहाँ से हम सपोज कोई करंट ड्रॉ करें तो इस करंट को, अब चूंकि इस तरफ और इस तरफ सर्किट सिमेट्रिक है तो इस करंट को, अगर ये हमने करंट लिया है I, दिस करंट इज I, सो ये वाली करंट इसका जितना पार्ट इस ब्रांच में जाएगा उतना ही पार्ट नीचे वाले ब्रांच में भी जाएगा. सो लेट अस से इस वाली ब्रांच में I डैश करंट गई है, सो इस वाली ब्रांच में भी फिर I डैश करंट जाएगी. देन फ्रॉम किरचॉफ्स जंक्शन रूल इस वाली ब्रांच में जो करंट होगी वो I माइनस 2I डैश हो जाएगी. यहाँ पर जो करंट है दैट इज I माइनस 2I डैश. ओके, अब इसके बाद इस करंट को आगे जाके फिर यहाँ पर डिवाइड होना है. अगेन इस लाइन के ऊपर और नीचे जो सर्किट है वो सिमेट्रिक है. सो ये जो करंट होगी ये हाफ हाफ पार्ट में ऊपर नीचे डिवाइड होगी. तो इसका हाफ पार्ट अगर हम लेंगे दैट वुड बी I बाई 2 माइनस I डैश. सिमिलरली इधर भी I बाई 2 माइनस I डैश ये हो जाएगा. ओके, अब ये करंट यहाँ से इधर जा रही है, ये करंट इधर से आ रही है, यहाँ से I डैश आ रही है, यहाँ से ये है करंट और ये कंबाइन होकर सिर्फ I बाई 2 बचेगी. सो इस वाली ब्रांच में करंट है I बाई 2. सिमिलरली इस ऊपर वाली ब्रांच में भी I बाई 2 करंट होगी, देन फाइनली ये दोनों कंबाइन होकर 12 वोल्ट में एंटर करेंगे एज I करंट. सो इस तरह से ये जो इसमें सिमेट्री है उसके बेसिस पर हमने करंट डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है. अब इसमें दो ही वेरिएबल्स हमें दिखाई दे रहे हैं I और I डैश. सो वी नीड जस्ट 2 लूप्स. Let us say this is loop number 1 and this is loop number 2. So दोनों में हम KVL यूज कर लेते हैं which is easy. So यहाँ से अगर हम क्लॉकवाइज सारे वोल्टेजेस काउंट करें तो यहाँ पर करंट के ऑपोजिट हम इसको पॉजिटिव लेंगे. That would be I dash into R2 which is just 1. So I dash and then यहाँ पर एक करंट की डायरेक्शन में है, इसको हम नेगेटिव लेंगे. This is minus I minus 2I dash. एंड देन यहाँ पर हम लोअर से हायर गए उसको हम गेन लेंगे, पॉजिटिव लिख लेते हैं. और फिर यहाँ पर करंट की डायरेक्शन में है लॉस इन पोटेंशियल होगा, दैट विल बी माइनस I बाई 2 माइनस I डैश हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0. नाउ यहाँ पर हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं. ये माइनस I है, फिर यहाँ पर माइनस I बाई 2 है, दैट विल बिकम माइनस 3 बाई 2I और उसको हम राइट साइड में लेके चलें तो ये हो जाएगा 3 बाई 2I पॉजिटिव. एंड देन I डैश और ये हो जाएगा प्लस 2I डैश और यहाँ से फिर एक और I डैश. तो ये टोटल जो हो जाएगा ये 4I डैश हो जाएगा और उधर जाकर ये माइनस 4I डैश हो जाएगा.
एंड यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में 6 बचेगा। सो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। नेक्स्ट इस लूप में अगर हम देखें सो यहाँ पर फिर करंट की डायरेक्शन में है, सो हम क्या लिख सकते हैं -I/2 एंड देन अगेन करंट की डायरेक्शन में दिस इज -I एंड देन वोल्टेज गेन +12 एंड देन अगेन करंट ड्रॉप वोल्टेज ड्रॉप का केस है, सो -I' इज इक्वल टू 0 हो गया। लूप कंप्लीट हो गया। सो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, अगेन 3/2I राइट हैंड साइड में ले जाकर 3/2I और ये हो जाएगा +I' इज इक्वल टू 12। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को हमें सॉल्व करना है। दीज आर वेरी इजी इक्वेशंस। सो अगर हम इसको हम यहाँ पर 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करें, सो ये और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, देन I' एंड +4I' इज 5I' इज इक्वल टू 12 - 6 इज 6, सो I' इज इक्वल टू 6/5 और 1.2 एम्पियर ये आ गया। नाउ I' की वैल्यू हमें मिल गई है, सो हम I भी कैलकुलेट कर सकते हैं इक्वेशन 1 से, दैट इज 3/2I - 4 एंड देन I' हम कितना लिख सकते हैं यहाँ पर, ये आया है 1.2 इज इक्वल टू 6, सो 3/2I इज इक्वल टू 6 प्लस दिस इज 4.8, सो 6 ये हो जाएगा 10.8 is equal to 3/2I, so I यहाँ पर हो जाएगा ये 2 into 10.8 अपॉन 3 हो जाएगा। 3 से अगर हम कैंसिल करें 3 3 9 एंड देन 3 6 18, 3.6 into 2 is 7.2 एम्पियर। ठीक, ये हमने I कैलकुलेट कर लिया और यहाँ पर ये I' की वैल्यू आ गई है। अब हमसे जो क्वेश्चन में पूछ रहा है स्टेटमेंट्स, R1 में करंट 7.2 एम्पियर है, सो ये है हमारा रजिस्टर R1, उसमें जो करंट है वो I है। सो R1 में जो करंट है विच इज नथिंग बट I, और I की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है 7.2 एम्पियर एंड ऑप्शन भी वही है, सो दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। एंड देन ऑप्शन बी में हमसे पूछ रहा है कि R2 में करंट, सो R2 में जो करंट है वो I' है और उसकी वैल्यू हमने 1.2 कैलकुलेट किया है, सो R2 में करंट इज I' which is 1.2 एम्पियर which is also correct। एंड देन R3 में करंट, R3 रजिस्टर यहां पर है, R3 में करंट I-2I' है, R3 में जो करंट होगी दैट इज I-2I', I is 7.2 minus 2 into I minus 2I', so I' is 1.2, so 2 into 1.2, this is 2.4, 7.2 minus 2.4 is 3.6 ampere. 7.2 minus, okay, this is 4.8, 4.8 ampere, which is also the correct answer. And then last R5 में करंट हमें कैलकुलेट करना है जो I/2 minus I' है, so current in R5 is I/2 minus I'. I/2 would be 3.6 and then minus I' which is 1.2, so this is 2.4 एम्पियर और यही आंसर में भी दे रखा है, सो ये ऑप्शन भी करेक्ट है। सो ये जो क्वेश्चन है इसके चारों ऑप्शंस करेक्ट हैं, ए बी सी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है, an ideal gas of density 0.2 kg per meter cube enters a chimney of height small h at the rate of alpha, which is 0.8 kg per second from its lower end and escapes through the upper end as shown in the figure. The cross-sectional area of the lower end is 0.1 meter square and the upper end is 0.4 meter square. The pressure and temperature of the gas at the lower end are 600 Pascal and 300 Kelvin respectively, while its temperature at the upper end is 150 Kelvin. The chimney is heat insulated, so the gas undergoes adiabatic expansion. Take G is equal to 10 meter per second square and the ratio of specific heats of the gas gamma is equal to 2. Ignore atmospheric pressure and then we have to find certain things. Now इसमें option 1 ये कह रहा है कि the pressure of the gas at the upper end of the chimney is 300 Pascal. So let us check that. अब इसमें जो भी गैस है उसका जो प्रोसेस इन्वॉल्व है वो एडियाबैटिक प्रोसेस है। यहाँ पर हमें टेम्परेचर दे रखा है, प्रेशर दे रखा है,
यहाँ पे टेम्परेचर दे रखा है, एंड देन फर्स्ट स्टेटमेंट, फर्स्ट ऑप्शन में हमें प्रेशर कैलकुलेट करना है। ओके, सो एडियाबैटिक वी नो फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस PV टू द पावर गामा कांस्टेंट, या फिर हम PV इज इक्वल टू nRT से V की जगह लिख सकते हैं nRT बाई P, सो nRT बाई P टू द पावर गामा लिखेंगे, सो P की पावर जो हो जाएगी 1 माइनस गामा and T raised to the power gamma, ये आ जाएगा, this is constant। and for the two ends, two sections of the chimney, we can write P1 to the power 1 minus gamma into T1 to the power gamma is equal to P2 to the power 1 minus gamma and T2 to the power gamma, इस तरह से लिख सकते हैं। हमें P2 कैलकुलेट करना है, so P2 को हम लिख सकते हैं P2 to the power 1 minus gamma is equal to T1 to the power gamma upon T2 to the power gamma, so एक साथ इसको कर लेते हैं, whole raised to the power gamma, and यहीं पर P1 भी है, P1 to the power 1 minus gamma, and then सारी पावर्स का हम 1 upon gamma रूट लें अगर, so P2 is equal to हो जाएगा T1 upon T2 whole raised to the power gamma upon 1 minus gamma, and then यहाँ पर सिर्फ बचेगा P1। Now let us put the values। P1 is equal to 600 Pascal, and then T1 is 300 Kelvin upon T2, which is 150 Kelvin, and then whole raised to the power gamma, which is 2 upon 1 minus gamma, again 2, so ये आएगा -1, so this is 600, and then this is 2, and 2 raised to the power -2, that means this is 1 upon 4, okay, so 600 by 4 is 150 Pascal। so अपर एंड पर जो प्रेशर आ रहा है वो 150 पास्कल है, ना कि 300 पास्कल, so इस हिसाब से ऑप्शन ए इज नॉट करेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन बी हमें चेक करना है, द वेलोसिटी ऑफ द गैस at the lower end of the chimney is 40 meter per second and at the upper end is 20 meter per second। okay, so यहाँ पर हमें एक चीज बहुत ध्यान देनी है कि एक तो ये सिंपल सी बात हो गई, एडियाबैटिक एक्सपेंशन का केस है, दूसरा यहाँ पर हमें जो गैस पास हो रही है उसका रेट दे रखा है, से यहाँ पर ये अल्फा हमें दे रखा है विच इज 0.8 kg पर सेकेंड, ठीक। एंड एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि ओके, लेट अस फर्स्ट कैलकुलेट, यहाँ पर जो गैस है उसकी डेंसिटी सेम नहीं रहेगी, उसकी डेंसिटी वेरी करेगी, उसको भी हम कैलकुलेट भी कर लेंगे, उसमें देख भी लेंगे एक्सप्रेशन कैसे है। तो डेंसिटी वेरिएशन का केस अगर है फ्लूइड के साथ, तो टिपिकल जो हम बर्नौलीज थ्योरम यूज करते हैं फ्लूइड फ्लो के लिए, उसको हम यहाँ पर यूज नहीं कर सकते, बिकॉज बर्नौलीज थ्योरम की कंडीशन होती है कि जो फ्लूइड होना चाहिए वो इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। हमें अगर थोड़ा बहुत भी ध्यान हो, हम बर्नौलीज की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, उस पर जो प्रेशर डिफरेंस की वजह से वर्क डन होता है उसको हम काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज होता है उसमें अकाउंट करते हैं। सो यहाँ पर जब सिस्टम हमारा कंप्रेसिबल होगा तो जो भी वर्क डन होगा वो सिर्फ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी में इंक्लूड नहीं होगा, बल्कि उसके साथ साथ सम पार्ट ऑफ द वर्क डन विल गो इनटू द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ओके, सो कंप्रेसिव अगर है सिस्टम, तो जो बर्नौलीज थ्योरम हमारा होता है प्रेशर प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज कांस्टेंट, दैट कैन नॉट बी यूज्ड हियर। ओके, सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन में आगे बढ़ने के लिए। ओके, सो यहाँ पर अगर वो बर्नौलीज की या इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की हम बात करें, सो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में जो वॉल्यूम फ्लो रेट होता है उसको हम लिखते हैं A इंटू वी, एंड देन इसी में अगर हम डेंसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं दिस बिकम्स मास फ्लो रेट, जो कि हमें दे रखा है अल्फा, एंड दैट विल बी कांस्टेंट। जितना मास एंटर करेगा मास उतना ही अपर एंड से लीव भी करेगा। सो वी कैन राइट ओके फॉर दैट कैलकुलेशन, अब इसकी वैल्यू हमें दे रखा है, यहां से हम दोनों एंड्स पर इस इक्वेशन को यूज करके वी कैन फाइंड the velocities, but before that we have to find the densities at the upper end. So उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, again we will use this adiabatic relation, PV to the power gamma is constant, and then volume को हम लिख सकते हैं mass upon density to the power gamma is constant, mass remains constant, so we can say that pressure into density to the power
माइनस गामा, या फिर इसको नीचे ही रहने देते, प्रेशर अपॉन डेंसिटी टू द पावर गामा विल बी कांस्टेंट। ठीक, एंड दोनों एंड्स पर अगर हम इसको यूज करें, सो वी कैन राइट P1 अपॉन रो 1 टू द पावर गामा इज इक्वल टू P2 अपॉन रो 2 टू द पावर गामा। ये हो जाएगा। एंड देन हमें अपर एंड पर डेंसिटी कैलकुलेट करनी है, सो रो 2 विल बी इक्वल टू, इसको हम इधर ले आए, दैट विल बी इक्वल टू रो 2 टू द पावर गामा इज इक्वल टू रो 1 टू द पावर गामा, एंड देन P2 अपॉन P1 ये हो जाएगा। एंड 1 अपॉन गामा रूट हम ले लें अगर, so we can write rho 2 is equal to rho 1 and then P2 upon P1 to the power 1 upon gamma, ये हो जाएगा। rho 1 की वैल्यू हमें दे रखा है 0.2 kg per meter cube, and then pressure at the upper end ये हमने कैलकुलेट किया है, which is 150 pascal, 150, and lower end पर जो प्रेशर है वो हमें दे रखा है 600 pascal, and 1 upon gamma is 1/2, so 0.2 into 150 upon 600 ये 4 हो जाएगा, and 1/4 to the power half, that means उसका स्क्वायर रूट लेना है, this becomes 1/2, so the density at the upper end is 0.1 kg per meter cube, ये आ रही है डेंसिटी। सो एक चीज हमें यहाँ से ये भी पता चल रही है कि ये जो गैस का एक्सपेंशन है इस केस में, क्योंकि यहाँ पर हमने लिख रखा है सिंस प्रेशर भी वेरी कर रहा है तो उसी के अकॉर्डिंग डेंसिटी भी वेरी करेगी। सो हमारा ये जो सिस्टम है ये कंप्रेसिबल सिस्टम है, यहाँ पर इंटरनल एनर्जी भी इन्वॉल्व होगी। ओके, सो हमने डेंसिटी कैलकुलेट कर ली है, और डेंसिटी से रिलेटेड भी एक ऑप्शन है, ऑप्शन डी सेज द डेंसिटी ऑफ द गैस एट द अपर एंड इज 0.05 kg per meter cube, which is not the case, सो आंसर जो डी है वो भी सही आंसर नहीं होगा। ओके, सो अगर हमने डेंसिटी कैलकुलेट कर लिया है, so इस इक्वेशन को यूज करके we can find the velocity of the gas at the two ends. Rho 1 is equal to 0.2 and area lower end पर जो क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा है वो है 0.1, and then V1 velocity is equal to alpha which is nothing but 0.8. so यहाँ से अगर हम V1 कैलकुलेट करें that would be 0.8 upon 0.2 करेंगे, this is 4, and then 0.1 से डिवाइड करेंगे, it becomes 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक, एंड सिमिलरली इसको हम अल्फा से इक्वेट अगर करें, यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं। सो रो 2 ये हमने कैलकुलेट किया 0.1, एंड देन A2 अपर एंड पर जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो 0.4 है, एंड देन अपर एंड पर जो वेलोसिटी है से दैट इज V2, ओके, this is equal to again alpha which is 0.8 kg per meter cube. Now इसको इससे डिवाइड करेंगे, this is 2, and then 0.1 से डिवाइड करेंगे, so V2 comes out to be 20 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ तक हमने अपर एंड पर प्रेशर, अपर एंड पर डेंसिटी और दोनों एंड्स पर वेलोसिटीज कितनी है वो कैलकुलेट कर लिया। तो इसके हिसाब से ऑप्शन 1 करेक्ट नहीं है, ऑप्शन डी वो भी करेक्ट नहीं है। ऑप्शन बी जो है दैट सेज द वेलोसिटी ऑफ द गैस एट द लोअर एंड of the chimney is 40 meter per second, which is correct, and at the upper end is 20 meter per second, which is also correct. So option B is the correct answer. अब हमें यहाँ पर जो ऑप्शन सी है उसको चेक करना है, एंड यही इस क्वेश्चन का सबसे ट्रिकी पार्ट है। यहाँ पर हम अगर बर्नौलीज थ्योरम यूज करेंगे तो वो उससे आंसर गलत ही आएगा, बिकॉज जो फ्लूइड यहाँ पर है सिस्टम का वो कंप्रेसिबल है, इसीलिए इस तरह के फ्लूइड के लिए बर्नौलीज इक्वेशन एप्लीकेबल नहीं होंगी। ओके, अब इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? बिफोर दैट अगर हमें इतनी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है कि हमें यहाँ पर बर्नौलीज थ्योरम यूज नहीं करना है, दैट मीन्स अगर हम उस थ्योरम को यूज करके आंसर निकालें तो वो आंसर सही नहीं होना चाहिए। सो वी विल चेक, हम यहाँ पे बर्नौलीज थ्योरम यूज करते हैं एंड देन उससे हम आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। लेट अस ट्राई। सो इफ वी यूज बर्नौलीज थ्योरम वी कैन राइट P1 प्लस हाफ रो 1 V1 स्क्वायर, एंड यहाँ पे हाइट हम 0 ले लेते हैं, इस यहीं से हमारा लेवल हो जाएगा, इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो 2 V2 स्क्वायर प्लस रो 2 GH, ये हो जाएगा। Now P1 is 600 Pascal and P2 is 150 Pascal, तो 600 minus 150 is 450, ये वैल्यू आ जाएगी 450 प्लस हाफ रो 1 is 0.2,
0.2 एंड V1 हमने कैलकुलेट किया है, V1 इज 40 मीटर पर सेकेंड, सो 40 स्क्वायर इज 1600 एंड देन इस वैल्यू को भी अगर हम इधर लाएं, सो लेट अस टेक दिस हाफ एज कॉमन एंड देन हमारे पास हो जाएगा, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, रो 2 विच इज वी हैव कैलकुलेटेड 0.1 and then V2 is 20, so 20 square is 400 is equal to rho 2 GH and rho 2 की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है 0.1 and 2G which is 10, so this becomes 1 and just H बचेगा यहाँ पर. Okay, now 1600 into 0.2, ये एक जीरो यहाँ से चला गया, 160 into 2 this is 320 and this is 40. So 320 minus 40 is 280 and 280 ये पूरी चीज ब्रैकेट में 280 आ रही है, अपॉन 2 करेंगे that is 140. Okay, so 450 plus 140 is H. So H अगर हम कैलकुलेट करें, finally this is 9 and 5. 590 meter is the height of the chimney, which cannot be the case because जो हमने जो यूज किया है फॉर्मूला वो एप्लीकेबल ही नहीं है इस केस में. सो दिस इज द मोस्ट ट्रिकी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन में जो हाइट है चिमनी की वो दे रखा है 590 मीटर. सो हम इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर चिमनी की हाइट हम नहीं निकाल रहे हैं, लेकिन हमने गलत मेथड से चिमनी की हाइट कैलकुलेट किया और वही हाइट ऑप्शन में भी दे रखी है. दैट मीन्स द आंसर इज नॉट करेक्ट. ओके, सो एमसीक्यू पर्पस के लिए इस तरह से अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो ये हमारा पर्पस सर्व कर रहा है. वी नो दैट ऑप्शन इज नॉट करेक्ट. बाकी ये एक्चुअली कैसे सॉल्व किया जाएगा, इनफैक्ट जो कंप्रेसिबल लिक्विड्स का फ्लूइड होता है, सॉरी कंप्रेसिबल फ्लूइड्स का जो फ्लो होता है, इनफैक्ट वो सिलेबस में है नहीं, बट वी कैन अप्लाई सम फंडामेंटल प्रिंसिपल्स टू फाइंड आउट द फ्लो, द पैटर्न, या जो भी उसमें प्रिंसिपल इन्वॉल्व हो रहा है कंप्रेसिबल लिक्विड्स के लिए. सो आई विल ट्राई टू डू द कैलकुलेशन जो यहाँ पर यूज होगी चिमनी की हाइट कैलकुलेट करने के लिए इन अ सेपरेट वीडियो. सो इस हिसाब से हमारा इस क्वेश्चन का सिर्फ आंसर बी जो है वही करेक्ट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है रिफ्लेक्शन से है, ऑप्टिक्स का. इट सेज 3 plane mirrors form an equilateral triangle with each side of length capital L. There is a small hole at a distance L greater than 0 from one of the corners as shown in the figure. A ray of light is passed through the hole at an angle theta and can only come out through the same hole. The cross section of the mirror configuration and the ray of light lie on the same plane. So इसमें कई सारे स्टेटमेंट्स हैं, वो हमें चेक करना है. First option says the ray of light will come out for theta is equal to 30 degree for any value of L between 0 and L. So 0 से L के बीच में कहीं पर भी से इस यहाँ से यहाँ पर इस मिरर में होल है, तो यहाँ से लेकर यहाँ पर कहीं भी होल है, अगर 30 डिग्री पर लाइट रे एंटर कर रही है तो इट विल कम आउट. सो लेट अस चेक. सपोज से एनी आर्बिट्ररी पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पर होल है और यहाँ से लाइट एंटर कर रही है एट 30 डिग्री एंगल. दिस एंगल इज 30 डिग्री. सो होल है, लाइट विल गो स्ट्रेट एंड देन इस मिरर पर इंसिडेंट होगी. ओके, ये पूरा जो सेटअप है वो 60 डिग्री, ये इक्विलैटरल है. सो दिस एंगल इज 60 डिग्री एंड देन दिस एंगल इज ऑल्सो 30 डिग्री. ये ऑपोजिट एंगल है. दिस एंगल इज 60 डिग्री, इक्विलैटरल ट्राइंगल है. सो 30 एंड 60, सो दिस इज डेफिनेटली 90 डिग्री एंगल. Now 90 डिग्री एंगल अगर प्लेन से बन रहा है, इसका मतलब नॉर्मल से 0 डिग्री बन रहा है, तो ये 0 डिग्री इंसिडेंस है. दैट मीन्स द रे विल रिट्रेस इटसेल्फ. सो जिस पाथ से रे आएगी उसी पाथ से वो वापस चली जाएगी. सो अगेन इस होल से बाहर आ जाएगी. सो होल कहीं पर भी हो, अगर 30 डिग्री पर इंसिडेंट हो रही है प्लेन मिरर से, that will come out through the same hole. So that means the option 1, option A is the correct answer. Option B says there is an angle for L is equal to capital L by 2. That means यहाँ पर बिल्कुल बीच में मिड पॉइंट पर अगर रे एंटर हो रही है, then for some angle at which the light ray will come out after 2 reflections. So let us check that.
से लाइट यहां से एंटर हो रही है एंड ये यहां पर पहुंची एंड एंगल की बाउंडेशन इसमें नहीं है, सो वी कैन यूज, लेट अस चेक, लेट अस सी, टेक दिस एंगल टू बी 60 डिग्री। सो ये 60 डिग्री एंगल है और फिर ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री है, तो ये जो छोटा ट्राइंगल बन रहा है दिस इज अगेन एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। सो यहां पर ये एंगल 60 डिग्री है। देन नॉर्मल से जो एंगल बन रहा है, this angle from the normal, this is 30 degree. So that means यहां से जो लाइट रिफ्लेक्ट होगी वो अगेन 30 डिग्री पर नॉर्मल से रिफ्लेक्ट होगी। So 30 डिग्री पर रिफ्लेक्ट होने का मतलब ये पूरा एंगल जो है ये फिर से 60 डिग्री बनेगा। अगर ये 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, या यहाँ पर ये एंगल 60 डिग्री है, तो ये जो लाइट रे है, ये जो बेस है उसके पैरेलल हो जाएगी। ओके, नाउ अब इस तरह का केस हो गया है। सो लाइट दोबारा से यहाँ पर आकर इंसिडेंट हो रही है। अब इसको यहाँ पर जो इंसिडेंस है उसको हम यहाँ का रिवर्स केस मान सकते हैं। लाइट बेस से होकर आई है एंड 60 डिग्री पर एंगल पर है वो, एंड देन वो बेस के पैरेलल हो गई है, और अब की बार क्या है, बेस के पैरेलल इंसिडेंट हो रही है, तो इसका रिफ्लेक्शन यहाँ से बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे इस लाइट का लाइट रे का इंसिडेंस हुआ है। ओके, बट हम उसको रिफ्लेक्शन के लॉ से भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर ये एंगल 60 डिग्री है और ओके दिस एंगल ये पूरा 60 डिग्री है, और इतना जो नॉर्मल से बन रहा है ये 30 डिग्री है, एंड ये इसके बेस के पैरेलल है, तो दिस एंगल इज 60 डिग्री। तो फिर से ये एंगल भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री होगा, यहाँ पर भी इंसिडेंस कितना है, 30 डिग्री है, जो हमने पहले ही गेस किया था। सो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से हम यहाँ पर इसको कह सकते हैं कि ये लाइट रे दोबारा इस तरह से रिफ्लेक्ट होगी और फिर इसी होल से वापस आ जाएगी। ओके, सो फॉर 60 डिग्री इंसिडेंस, दो रिफ्लेक्शंस के बाद लाइट होल से बाहर आ रही है। सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट दैट देयर इज एन एंगल एट द मिड पॉइंट एट विच द लाइट रे विल कम आउट आफ्टर टू रिफ्लेक्शंस। Yes, of course, this is the correct answer. Next answer, option C says the ray of light will never come out for theta is equal to 60 degree and L is equal to L by 3. तो यहाँ से L by 3 डिस्टेंस पर अगर ये हमारा होल है और जो इंसिडेंट एंगल है या फिर मिरर से जो एंगल है वो 60 डिग्री है, तो ये ऑप्शन कह रहा है कि लाइट नहीं बाहर आएगी। लेट अस ट्रेस द लाइट रे। सो यहाँ पर लाइट रे 60 डिग्री पर अगर एंटर करेगी, सो वो इस वाले मिरर के पैरेलल होगी। तो इस वाले मिरर के पैरेलल लाइट रे यहाँ पहुंच रही है, एंड ऑलरेडी हमने कर रखा है, ये 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री है, यहाँ पर भी 60 डिग्री होगा। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो 30 डिग्री है, एंड देन आफ्टर दैट लाइट रे जो होगी वो बेस के पैरेलल हो जाएगी। सो ये बेस के पैरेलल हो गई लाइट रे, और फिर यहाँ पर फिर उस ये जो इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन हुआ उसी का रिवर्स केस है। इंसिडेंस 30 डिग्री पे था, बेस के पैरेलल हो गई लाइन, अभी बेस के पैरेलल इंसिडेंट है, तो 30 डिग्री पर वो रिफ्लेक्ट होगी। सो यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद लाइट रे इस तरह से यहाँ पहुँचेगी। ये वाली लाइट रे इस मिरर के पैरेलल है। सो अब फिर से वही केस हो जाएगा, ये पूरा इक्विलैटरल है, रोटेट करने पर भी सिमेट्रिक सिचुएशन ही रहेगी। सो यहाँ पर अब इधर से यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद अगेन इस मिरर के पैरेलल होगी ऐसे, और फिर से यहाँ पर रिफ्लेक्शन होगा, बेस के पैरेलल हो जाएगी, एंड बेस के पैरेलल होकर यहाँ पहुँचेगी, और यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा, तो फिर ये जो लाइट रे है इस सरफेस के पैरेलल होगी। दैट मीन्स इट विल कम आउट थ्रू द होल। ठीक, सो लाइट डज कम आउट थ्रू दिस होल फॉर दिस एंगल एट L is equal to L by 3. So this option is not correct. It says it never come out. And incidentally, जो option D है वो भी इसी से related है. The ray of light will come out for theta is equal to 60 degree and any value of L between 0 and L by 2. So यहाँ से और मिड पॉइंट के बीच में किसी भी डिस्टेंस पर होल है और 60 डिग्री पर अगर लाइट रे इंसिडेंट कर रही है, तो इट विल कम आउट आफ्टर 6 रिफ्लेक्शंस। सो ये ऑलरेडी वही केस हमने कर रखा है, ये डिस्टेंस L by 3 है विच इज बिटवीन द कॉर्नर एंड द मिड पॉइंट, एंड ये एक सर्टेन एंगल है, एंड देन इसके लिए हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं कितने रिफ्लेक्शन से, 1 2 3 4 5। सो लाइट इज कमिंग आउट आफ्टर जस्ट 5 रिफ्लेक्शंस, नॉट 6 रिफ्लेक्शंस। सो उस हिसाब से ऑप्शन डी जो है ये इनकरेक्ट आंसर हुआ।
सो इस क्वेश्चन के जो आंसर्स करेक्ट होंगे वो ए एंड बी होंगे। फर्स्ट 30 डिग्री पर वापस आ रही है एंड 60 डिग्री पर ये वाला जो केस है 2 रिफ्लेक्शंस के बाद वापस आ रही है, तो ए एंड बी आर द करेक्ट आंसर्स। तो ये अभी टोटल 12 क्वेश्चंस हुए हैं इस पेपर के। 6 क्वेश्चंस और रह गए हैं, वो आपके साथ हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक्चुअली इट इज गोइंग वेरी हेक्टिक ड्यू टू सम असाइनमेंट एंड क्लास शेड्यूल्स। आई वुड लाइक टू गो मतलब इस पेपर को आई वुड लाइक टू सॉल्व दिस और डिस्कस विथ यू इन वन गो, but due to time constraint I cannot do that. Thank you very much. See you next time.